कि अगर हमें जेआरएफ करना है इस साल तो हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे। देखो वैसे तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और अपनी हर क्लास में मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के पिछले 2 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये चीज एनालाइज करिए कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए। पर ऑल इन ऑल एक जनरल आइडिया है जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंक्लूड करूंगी, जो मुझे लगता है कि सभी जो पेपर 2 हैं सभी के स्टूडेंट्स के लिए काम की है। पेपर 1 में कितना टारगेट करना है, पेपर 2 में क्या टारगेट करना है, पिछले 3 साल से मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी है कि यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते समय जो एस्पिरेंट्स अच्छी चीज करते हैं या जो खराब चीज है जो हम लोग करते हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को लगे कि हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ कोई और प्रॉब्लम भी है तो उसे भी आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मेल करके भी मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा स्ट्रैटेजी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रैटेजी में मैं क्या डिस्कस करना चाह रही हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हमें 2022 एग्जाम के अंदर लेके आना है हमारा जेआरएफ। बात ऐसी है कि वैसे तो देखो आप लोगों को 2019, 2020, 2021 और ये जो 3 साल की कट ऑफ रही है उनका एवरेज आपको निकालना है और एवरेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि जो टॉप 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आता है आपका कॉमर्स, जिसमें आते हैं आपके हिस्ट्री, जिसमें आता है आपका ज्योग्राफी, जिसके अंदर आता है पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा भी 2 और सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो इस कुल मिला के कुछ टॉप 10 टॉप 8 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैं आपको क्यूमुलेटिव बताऊं जो मैंने एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है, तो आपका एवरेज स्कोर जो आपको रिक्वायर होता है, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो वो रहता है 200 प्लस नंबर हैं जो आप लोगों को लेके आने हैं 300 में से। अब बात ऐसी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास में रहती नहीं है इस एग्जाम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि पेपर जो है वो एक्यूरेसी के बिहाफ पर ओनली सोच के जाना है और एक्यूरेसी के बिहाफ पे ही ओनली काम करना है, ऐसा नहीं है। आप लोग ऑफ कोर्स सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को टोटल जो है वो 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं 3 घंटे के अंदर, यानी कि 190 मिनट के अंदर। अब बात ऐसी है 180 मिनट के अंदर, सॉरी, अब ये 180 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करना ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सब्जेक्ट्स जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल हो सकते हैं, जैसे कि आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हो गए, है ना, और कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें न्यूमेरिकल बेस आता है, जैसे कि कॉमर्स हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि अपना कंप्यूटर साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स थोड़े न्यूमेरिकल बेस है, बट फिर भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करने के लिए कि कितने नंबर लाने हैं, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने टोटल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, कितने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, जैसे कि मान लो कोई ज्योग्राफी का बच्चा है या कोई हिस्ट्री का बच्चा है, वो बोलेगा कि मैम मेरे एग्जाम में तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड करूं। तो आप ऐसे डिसाइड करिए कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा है ना पिछले कुछ समय से, वो पैटर्न ये रहा है कि आपके पास में मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ ऐसे बेसिक फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि एक एक करके अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं, तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो एमएसओस पूछे गए हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, आप लोगों को स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। कुल मिला के इन ऑल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों का जो कंप्लीट पेपर है वो पेपर बनाया जा रहा है लेंथी, ठीक है ना, और लेंथी के साथ साथ आपका जो पेपर है उसकी एम्बिग्यूटी लेवल को भी बढ़ाया गया है। तो एम्बिग्यूटी लेवल जो है ना वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। बेसिकली बात ऐसी है कि आपको एक तो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ऊपर से जो ये स्टेटमेंट्स है ना इसमें बहुत ही चालाकी से नॉट जैसे वर्ड्स या डू नॉट जैसे वर्ड या डिड जैसा वर्ड बड़ा यूज किया जा रहा है, और ये जो होते हैं ना कि स्पेशली पास्ट परफेक्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए ना, ये बड़ा जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। क्यों? एक वर्ड से पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब भी बदल जाता है। तो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, आपको सबसे पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके पिछले 2 साल के पेपर को एनालाइज करो और ये देखो कि यार कितने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस मेरे पूछे जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है पहले प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम है ये कि एक तो लेंथीनेस से आपको फाइट करना है और दूसरा ये जो एम्बिग्यूटी है इसको रिमूव करना है। ऑल्दो कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये हमारा बेनिफिट है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में हम हर क्वेश्चन को अगर एकदम घिसीटा मार के काम करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप सभी लोगों को इन सभी टाइप के क्वेश्चन सही करने हैं तो रीडिंग कंसंट्रेशन विल बी द किंग। आपका कितना अच्छे से आप रीड कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है। अब वो बच्चे जिनका ऑनलाइन रीडिंग हैबिट नहीं है उनको ऑनलाइन रीडिंग हैबिट भी डालना है, यानी कि आप लोगों का सीबीटी होने वाला है तो आप सब लोगों को ऑनलाइन रीड करने की आदत भी डालनी होगी। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट दो, मेरी एक छोटी सी एडवाइस यही है कि आप सभी लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालना स्टार्ट कर दो। इसका बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि रोज के आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, एक सुबह उठते ही और एक रात को सोने से पहले, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपका जो पेपर 1 के अंदर आरसी वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और दूसरा बाकी सभी क्वेश्चंस जो पेपर 2 में भी आते हैं उसमें भी हमें क्या होगा, ये लेंथीनेस और ये एम्बिगुअसनेस दोनों से ही क्या मिल जाएगा, एक तरीके का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम जज कर पाएंगे कि हमको कितना समय लग रहा है। ऑल इन ऑल 3 आवर का यानी कि 180 मिनट का टाइमर लगा के जरूर एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, सो दैट हम लोगों को ये रियलाइज हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हर
3 या 4 दिन के अंदर एक ऐसा 3 घंटे वाला मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 हो और दोनों क्यूमुलेट करके आप लोग कर रहे हो। और ये ऑनलाइन ही देना है। आपको इससे क्या है पता लगेगा कि यार मुझे पेपर सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है। जैसे मैं आप लोगों को हर बार जब स्ट्रैटेजी बताती हूँ तो कुछ ऑब्वियसली एनालाइज करके ही बताती हूँ और कितने नंबर टारगेट करने चाहिए, ये सारी चीजें बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 200 नंबर जो है वो मुझे लेके आने, अगर 200 प्लस नंबर लेके आने तो मुझे 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन है जो सही करने पड़ेंगे। अब ये 100 प्लस क्वेश्चन में कैसे ठीक करूँ, क्योंकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं है, पूरा टाइम 180 मिनट मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पेपर 1 पहले करना चाहो या पेपर 2। मान लीजिए कि मैं पेपर 1 पहले करती हूँ, पेपर 1 के अंदर 50 सवाल है, पेपर 2 के अंदर 100 सवाल है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक होम साइंस की स्टूडेंट का इंटरव्यू मैंने लिया था कि उनका पेपर कैसा हुआ, क्योंकि जुलाई में उनका एग्जाम हो गया था, तो उसने बहुत अच्छे से ये बताया था कि हाँ मैम पेपर 1 जो है वो मेरा 60 मिनट के आसपास समय ले रहा था और जो पेपर 2 है फिर वो बचा हुआ टाइम पेपर 2 में। बट एक चीज जो बहुत अच्छी थी वो क्या थी कि पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। मान लीजिए कि आप लोगों का पेपर 1 डिसेंट है, डिसेंट से मेरा मतलब ये है कि पेपर 1 के अंदर आपके 30 से 35 सवाल ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये डिसेंट स्कोर है। इससे अच्छा स्कोर बन सकता है आप लोगों का, बट अगर इससे कम स्कोर हमारा बन रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। और अभी टाइम है, आराम से 10-12 दिन है आपके पास में, 2 हफ्ते मान लीजिए, तो इतना कम समय नहीं है, आप कर सकते हैं ये चीज। अगर आपके 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 30 सही कर सकते हो, अगर आपके 30 सही हो रहे हैं तो आप 35 तक लेके जा सकते हो गाड़ी को। तो बात ऐसी है कि ये डिसेंट स्कोर है, यानी कि आपके कितने नंबर आ गए, 70 नंबर यहां से आ गए, लाने हैं आपको ये। तो कुल मिला के बात ऐसी कि 130 नंबर लाने पड़ेंगे भैया पेपर 2 में। अब वो पेपर 2 है जो आपने हमेशा से पढ़ा है, ये आपका पेपर है, ये तो जनरल एस्पेक्ट है और ये तो अभी आपने पढ़ा होगा जब नेट की तैयारी की, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब आपके 11th 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद भी नेट एग्जाम की तैयारी करी। तो ये जो 130 नंबर लाना है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 के अंदर स्कोर करना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली पेपर 1 में। पेपर 1 के अंदर 70 स्कोर लेके आओ तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि जेआरएफ पेपर 1 करा देगा, बट भाई पहले डिसेंट स्कोर नेट के लिए तो चाहिए ना भाई, उस 6% में तो आओ जिसमें से 6% का जेआरएफ होता है। तो ये क्राइटेरिया तो पेपर 2 ही सेट करेगा और पेपर 2 आपके हाथ में होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपको बोलूं ना तो आप लोग 2019, 20, 21 ये 3 साल के पेपर बहुत अच्छे से, और 18 भी, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट थ्योरम का मैं यहाँ पर जिक्र करने वाली हूँ। बेसिकली देखो ऑल्टरनेट वाइज जो है ना वो पेपर्स आपके चलते हैं, तो इस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि 18, 19, 20 और 21 अब आपके जो भी टाइम बचा हुआ है उस बचे हुए टाइम के अंदर आप इस पर ज्यादा फोकस करो कि इनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनमें आप लोगों का कौन सा टॉपिक आया था। जैसे कि हम 11 बजे वाले मॉक टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ही करते हैं, भले मैं 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन कराऊं, बट वो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उससे आगे आने वाले टाइम में 100 क्वेश्चन आपके सही हो। ऐसा टॉपिक हमको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स जितने ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा फायदे होंगे, ये चीज इसमें टारगेट करनी है। और यहाँ पर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये तो पूरा का पूरा आपके हाथ में है, क्योंकि आप डेफिनेटली किसी ना किसी चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी और किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 नंबर आपके लिए अच्छे खासे हो जाएंगे। ये कुछ टॉपिक ऐसे भी इंक्लूड करता है जो यहाँ पर भी आपके काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला ना रीडिंग कंसंट्रेशन वाली, तो मेरे हिसाब से ये जो स्कोर है ना ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अगर आपके 70-75 नंबर आराम से बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए अपने पेपर 2 पर। ये मैं हमेशा से बोलती हूँ, क्योंकि लाइफ में आपका पेपर 2 ही आपके काम आएगा। अब बात ऐसी है 180 मिनट की जब हम लोग बात कर रहे हैं और पेपर 1 एंड पेपर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करता है हम सब लोग जानते हैं। पेपर 1 के अंदर आपकी ये 10 यूनिट होती है। अब इन 10 यूनिट के अंदर कमाल की बात ये है कि जो ये आप लोगों के 3 टॉपिक्स है ना जो मैंने एक ग्रुप में बनाए हैं, ये जो कंप्लीट यूनिट है आप लोगों की ये है कॉमन सेंस बेस्ड। ये कैसी है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है। मेरे हिसाब से 95% बच्चा जो है वो इसके क्वेश्चन गलत नहीं करके आता है। अगर उसने एक बार भी रीडिंग लगाई है इन यूनिट्स की तो वो गलत नहीं करके आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सर्टेन है कि 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आप लोगों का जो है वो 10 नंबर फिक्स हो सकते हैं। बस अगर रोज के 2 आरसी अभी आज से प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर चुके हो तो ये आपके पास में 100% एक अच्छा मौका बनने वाला है। आईसीटी और रिसर्च, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आईसीटी और रिसर्च जो है ना ये क्या है, देखो इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, बट एक्चुअली में ये नो कॉन्सेप्चुअल पेपर है। और ये जो है ना ये मैं स्कोरिंग यूनिट के अंदर लेके जा रही हूँ। मैं स्कोरिंग क्यों बोल रही हूँ इसको, अगर आपने ये 2 यूनिट पढ़ी है ना तो आपके एग्जाम के अंदर आपके काफी अच्छे चांसेस है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्यों, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ना पेपर 1 में इन दोनों पर काफी फोकस किया जाता है, क्योंकि दोनों ही ऐसी यूनिट्स है जो फॉर लाइफ आपको पढ़नी है। अगर आप पीएचडी में भी जाते हैं तो भी, अगर आप टीचिंग में भी जाते हैं तो भी। तो बेसिकली ये ऐसी चीज है जिसमें कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो कंफ्यूजन में बच्चा गलत करके आता है। क्यों, उसको स्टेटमेंट दे देता है। कम्युनिकेशन के तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर पेपर करके आने के बाद में भी हम श्योर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस पेपर बन रहा है। तो इसमें से अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 3 ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल आराम से करके आ जाओगे, बट 2 ऐसे होंगे जिसमें आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये क्या करके आए हैं, सही करके आए या नहीं करके आए, एनटीए के अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है, एंड देन फाइनली आपको समझ में आएगा कि आपके कितने नंबर बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 2 पार्ट हो गए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो पढ़ के गए वो वही आ रहा है। ठीक है ना, आप मान के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली इसमें से ऐसा हो
सकता है जो बिल्कुल ही बाहर से आएगा, नहीं तो अगर आपने पढ़ी है ना तो ये स्कोरिंग यूनिट है। इसके बाद में बात आ जाती है एनवायरमेंट की और हायर एजुकेशन। देखो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये कंप्लीटली थ्योरी ओरिएंटेड टॉपिक है। अब थ्योरी ओरिएंटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें कंप्लीट हायर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम आपका वेदास टू अभी तक जितना भी रहा है ना वो सारा पूछा जाता है। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो याद करने वाली है। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें जो याद करने वाली है। तो अगर मैं अपना आपको आइडिया दूं तो वो ये है कि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाती थी, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैसे उठाती थी। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ करंट अफेयर। अब जैसे आप सब लोग जानते हो कि अगर करंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ अगर नया आया है, अगर एसडीजी से रिलेटेड कुछ नया आया है, कोई नई रिपोर्ट आई है, कोई नई रैंकिंग आई है, जैसे कल ही अपन ने एनआरएफ रैंकिंग डिस्कस करी थी, तो आपको पता है कि उससे डेफिनेटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अब सीधा सीधा ये तो पूछेगा नहीं कि बताओ यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी ने एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप किया। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, तब तो सभी करेंगे। बट थोड़ा भी अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि एनआईआरएफ से रिलेटेड थोड़ा डिटेल पूछ लिया, जो 5 पैरामीटर्स है उसमें से थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें आपको कंफ्यूज करके बताया, तो जिसने अच्छे से रीड किया, जिसको कॉन्सेप्ट पता था, वो अच्छे से करके आ जाएगा। तो बात ऐसी है कि प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर जो करंट में चल रही है चीजें, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के आप इसकी थ्योरी कवर कर सकते हो। एक चीज जो यहाँ पर करनी है वो है आपको टेबल्स में इसलिए बोल रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी भैया हर शीट पर एक टेबल बना लो इंपॉर्टेंट नोट्स की, और उसको चिपका लो अपने आसपास, या उसको बेसिकली कॉपी को हमेशा रखो। रोज सुबह उठ के एक बार रिवीजन अगर इसका लगाते हैं हम लोग तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा स्कीम बन जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट ही होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट ही लगेंगे आपको, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें फैक्ट बेस्ड है, कंसेप्ट थोड़ा कम है, फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी ज्यादा पूछी जाएगी। फिर आते हैं आप लोगों की ये यूनिट, और ये यूनिट ऐसी यूनिट है जिसकी अगर प्रैक्टिस करी है तब तो देखो काम निकल जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर काम नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और ये यूनिट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है ना उनका यही शिकायत रहता है कि ये जो आपका रहा डीआई वाला पोर्शन, ये जो रहा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, ये जो रहा आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, इंक्लूडिंग फैलेसीज एंड इंडियन लॉजिक, ये सारी की सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग। देखो एक तो इसकी बात आ गई फैलेसी वाली, और एक बात आ गई आप लोगों की इंडियन लॉजिक। ये तो देखो याद करने वाले टॉपिक हो गए, बट बचा हुआ जो पूरा का पूरा यूनिट है वो है टोटल कंसेप्ट। ये तो टोटली प्रैक्टिस पर बेस होता है। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है इसकी ये तो आप ही जानते हैं, बट अगर आप लोगों ने ट्रिक्स वगैरह सीखी हुई है तो देखो ये आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोगों को बस वही बात अगेन मेरी आ जाती है कि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तब तो काम निकल जाएगा, क्योंकि ट्रिक सीखना अलग बात है, ट्रिक को एग्जाम के अंदर अप्लाई करना अलग बात है, वो हर कोई नहीं कर पाता है। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का ये जो दोनों पार्ट मैंने बनाए हैं ना, ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं ना, जब आप उनके क्वेश्चंस करके आओगे, राइट, जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस करके आते हो एग्जाम में, तो मैं या कोई भी बच्चा इतना श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे असर्शन रीजन में करके आए तो अब रीजन सही है कि नहीं है ये किस पर डिपेंड करेगा, एनटीए के आंसर की पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कई बार हम क्वेश्चन करके आ जाते हैं, हमने कॉन्सेप्ट भी लगाया होता है, बट एनटीए ने इसे अलग एंगल में देखा होता है। फिर जब हम दोबारा से आंसर की के थ्रू क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार मैंने ये चीज मिस कर दी थी, यानी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आपने ये सिली मिस्टेक को कंट्रोल, क्योंकि ये चीज कंट्रोल की जा सकती है, अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो ये दोनों ही जो डोमेन मैंने बनाए हैं ये काफी स्कोरिंग हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, भैया पढ़ा ऑब्वियसली पता है कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता होगा। अब प्रोटोकॉल का टाइमलाइन क्रोनोलॉजी पता है तो पता है, अगर पॉल्यूटेंट के बारे में सवाल आया है, सोर्स क्या है उसका तो पता है, तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। इसमें तो भैया श्योरिटी है। हाँ इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर वही बात आ जाती है कि आप लोगों को थोड़ा और कंसिडरेशन लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, भले ही इसमें प्रैक्टिस डिमांड करता है, भले ही कुछ बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैथ्स का सवाल करके गए हो और एग्जाम के अंदर CISI का क्वेश्चन आ गया, तो आपका क्वेश्चन सही अगर करके आए हो, बेसिकली सॉल्व करके और फिर आंसर आया और टिक करके आया हो, तो 100% सही ही होने वाला है। उसमें ऐसी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि पता नहीं मैम सही हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस लगा रहे हो ना तो ये होगा। और कुल मिला के 5 से 4 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया डिस्काउंट के साथ पे, तो ये यूनिट्स आप लोगों की हो जाएगी कवर, है ना। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ लिया, सिलोजिज्म पढ़ लिया, तो आपके यहाँ पर नंबर बन सकते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा एग्जाम पास आता जाएगा उतना ज्यादा हम टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ेंगे, यूनिट ओरिएंटेड नहीं। तो टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ोगे तो नंबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और सेम चीज आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने पेपर 2 के अंदर। अगर मैं बात करूं आपके पेपर 2 का, तो पेपर 2 में मान लीजिए आपके 100 MCQs हैं, और इन 100 MCQ से मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट क्या बनने वाला है, मेरा टारगेट बनने वाला है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मैम 130 नंबर लेके आने यहाँ पर। अब 130 नंबर अगर मुझे लेके आने हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इन 100 MCQs के अंदर देखो
60 एमसीक्यूज ऑन एन एवरेज बच्चा सही करके आता है तो 120 नंबर उसके बन रहे हैं, और 80 अगर वो सही करके आ रहा है तो 160 उसके बन रहे हैं, 70 वो सही करके आ रहा है तो 140 बन रहे हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपको इस वाले डोमेन में कहीं आना है। अब अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, स्पेसिफिकली पेपर 2 और कंप्यूटर साइंस के बच्चे की तो खास ये देख ले, अगर मैं बात करूं तो देखो हर पेपर 2 का ना एक ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो 60% पेपर है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स के बिहाफ पर ही बनता है। बिल्कुल भी ऐसा एनालाइज करके ही बोल रही हूँ, ऐसा रैंडमली नहीं बोल रही हूँ। 60% पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे बनेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स के बिहाफ पर ही बनेगा, कंप्लीट 60%। बच जाता है आप लोगों का 40% जो कि डिवाइडेड होने वाला है इन दोनों के अंदर। अब आप लोगों का जो 30% है ना पेपर, वो बनेगा इन ओल्ड टॉपिक्स से। मैं ये नहीं कह रही हूँ ओल्ड टॉपिक्स में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल आपको दिया था। मान लीजिए पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन यूनिट में मास मीडिया भी 2019 में ऐड हुआ, 2019-20 के अंदर ऐड हुआ। तो मास कम्युनिकेशन एक नया टॉपिक है, बट क्लासरूम कम्युनिकेशन एक पुराना टॉपिक है। तो जितना पुराना टॉपिक उतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनेगा, जितना ज्यादा नया उतना ज्यादा ऊपर ऊपर का सवाल बनेगा। यही चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे नया टॉपिक पुराना टॉपिक में पेपर 2 के अंदर तो इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। डिफरेंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना सीएससी का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया, या मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप लोगों का फजी लॉजिक हो गया। अब देखो फजी लॉजिक जो है ना, वो पिछले एग्जाम्स में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था क्योंकि वो इस डोमेन में कहीं आ रहा था, तो रैंडम क्वेश्चंस बन रहे थे। अब आप देखो तो उसमें और ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन बन रहा है, इंटीग्रेटेड टॉपिक वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेपर 1 में भी ऐसा होता है, इंटीग्रेटेड टॉपिक बनेंगे, 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक को मिक्स करके एक सवाल बना देगा, लेंथी सवाल बना देगा। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन है, सबको पता है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, नॉर्मलाइजेशन बनेगा, बच्चा आसानी से कर लेगा। बट एसक्यूएल का क्वेश्चन जो है वो ओल्ड टॉपिक है, तो 30% चांसेस है कि उसका थोड़ा अच्छा लेयर्ड क्वेश्चन बनेगा। बट अगर मैं कोई नई चीज बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बिग डेटा की बात करूं, या मैं आप लोगों से बात करूं बिग डेटा में अलग अलग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग टॉपिक्स हो गए, इनकी अगर मैं बात करूं, है ना, एक्सएमएल की मैं बात करूं, आपकी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज की बात करूं, जावा वगैरह की बात करूं, तो यहां से जो है वो आपका क्या बनेगा, थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इतना तो सिंपल नहीं बनता है बट सिंपल ही बनेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पैटर्न कुछ इस तरीके का है। देखो पेपर 2 में कोई नया टॉपिक एकदम से ऐड हुआ होगा ऐसा आपको दिखेगा नहीं, ये इंटरनली एनालाइज करके पेपर को ही हमको पता लगता है कि क्या लेवल रहा है। बट अगर लेवल की बात करें तो 60% लेवल ऐसा है जो हमारे मतलब का है, क्योंकि ये प्रीवियस, ये तो कोई हर बच्चा करके जाता है। ओल्ड टॉपिक्स के बिहाफ पर 30% सिलेबस आपको देखना है अच्छे से। ये 30% क्वेश्चन है जो थोड़े लेयर्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, और बचा हुआ जो ये 10% है, ये ऐसा चीज है जो हो सकता है कंप्लीटली ऊपर से चला जाए। अगर आपने पढ़ा, जैसे आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी है तो पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ी है, और ये सभी के पेपर 2 के अंदर फॉलो होती है ये चीज। मैं तो सिर्फ अपने एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि 130 नंबर लाना ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप लोग ये 2 चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो। यानी कि आपके पूरे सिलेबस का ये 30% ही है जो आपको कवर करना है, जिसमें से आपका 70+% जो है ना वो स्कोर आप कर सकते हो। यही चीज ढूंढनी है और इसी चीज पर फोकस करना है, इसी चीज को रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो नए क्वेश्चन की तरफ, पिछले एग्जाम में कोई भी एक नया ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो बहुत पिछले साल भी नहीं आया था, या एक नए टॉपिक का क्वेश्चन था, अब बच्चा क्या करता है, उसी क्वेश्चन के भी पे सोचता है कि यार पेपर का लेवल तो बहुत ही खतरनाक था। वो ये नहीं देखता कि भैया तुम्हारे ओएसआई मॉडल की बिल्कुल सिंपल सी मैच द कॉलम आया था। वो ये नहीं सोचता कि आप लोगों का सीमाफोर का बेसिक्स का क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन तो 2009 से इसरो के अंदर रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आ गया। तो ये भी आपको सोचना है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये मुझसे सवाल पूछते हो कि मैम कितने नंबर लाने हैं, तो कितने नंबर में ये टारगेट लगाओ कि मिनिमम तो इतने नंबर मेरे को लेके ही आने, बट अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ अपना सॉल्यूशन, तो कैसे ऑप्टिमाइज हो सकता है? वो ऐसे ऑप्टिमाइज हो सकता है, जो आता है उसको पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, या जो नहीं आता है उसको ट्राई करोगे। भैया जो आता है उसको सिक्योर कर लो पहले, रिवाइज करके बार बार, और उसके बाद जब वो सर्टेन हो जाए फिर आप लोग नए टॉपिक्स पे जाओ या दूसरे टॉपिक्स पे जाओ। अगर आपका बन रहा है ना 200 स्कोर, तो सोचो कि यार 210 या 220 कैसे लेके आना है, ठीक है ना। बहुत कॉमन सी बात है, बचपन में मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे ये चीज सिखाई थी कि मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है, आप अच्छे भी हो मैथ्स के अंदर, तो भी ऐसा नहीं कि 100 में से 100 नंबर लाने हैं। पहले ये सोचो कि यार 100 में से 33 कैसे आएंगे, पास कैसे होंगे, फिर उसके बाद में आगे का सोचना है, फिर आगे का सोचना है। तो ऐसे शॉर्ट गोल्स आपको बनाने होते हैं। यार पेपर अटेम्प्टिंग और टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेपर एग्जामिनेशन, तो वो तो सारी चीजें अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट कितना नंबर लाना है, ये क्या टारगेट हो सकता है, कैसे हम जा सकते हैं, उस पर एक छोटा इनपुट था जो देने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी है। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और अच्छे से पता भी लगा होगा कि मैं किस तरफ टारगेट यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है ना। तो टारगेट देखो, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में बोला है 200+ नंबर या 150 में से 100+ क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि डिफिकल्ट नहीं है। मेरा तो यही परफेक्ट टारगेट रहता है। इसमें आप ऊपर नीचे लगा लो, 2-4 ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन इधर गलत इधर सही, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 वाली तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 वाली तैयारी कर रहे हो। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये डिसेंट स्कोर है, इसमें अगर आप रहते हो तो आपका अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। इस नहीं तो अगली बार जो भी नए बच्चे प्रिपेयर करें वो भी ये सोच के चलो, तो आपके जीआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो टारगेटेड स्टडी ही मेन गोल है, बाकी पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, बट सिलेक्शन 6% ही ले जा रहे हैं और उसका भी 6% जीआरएफ ले जा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका टारगेट क्या है और कैसे आप उसे एक्सेस कर रहे हैं।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेहनत हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक जरूर करना है। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं डिस्कस करती रहूंगी ऐसी सारी चीजें। प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना सभी लोग, मैंने प्लेलिस्ट सारी सॉर्ट कर दी है आपके लिए। यूनिट वाइज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाके आराम से देख लीजिएगा। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे आप सभी बच्चों से एक और मॉक टेस्ट के लिए। कल हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले साइटेशन स्टाइल्स है ना, एमएलए, एपीए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।